समाजवादी पार्टी मुंबई और महाराष्ट्र का अध्यक्ष और आमदार हूँ। मैं पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं मुंबई से चलकर आज नागपुर होते हुए अमरावती शहर में और उसके बाद अकोला कल जाने के लिए निकला हूँ। अमरावती का हमारे साथियों की बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। कई बार इस मुद्दे को हमने कई बार वहाँ कई सारे मुद्दे असेंबली में उठाए हैं, लेकिन देखिए बात तो ये है कि दिल्ली सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2005 में एक कमेटी बनाई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, जिसे पूरे देश में मुसलमानों के हालात मालूम करने थे। मैं उस वक्त खासदार था जब कमेटी पूरे देश का माइनॉरिटी इलाकों का सर्वे करने के बाद जब इन्होंने दिल्ली में मीटिंग की हमारे साथ में, तो जो बातें उन्होंने बताई वही बातें मैं देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सच्चाई वही है। यानी उन्होंने दो तीन चीज़ें कहा जो हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबके लिए एक कानून है, एक संविधान है, उसी मुल्क में राजेंद्र सच्चर कमेटी ये इंक्वायरी के बाद बोलती है कि हमने पाया पूरे देश में कि जहाँ जहाँ मुसलमानों का इलाका है, दलितों का इलाका है, ख़ासतौर से मुसलमानों के इलाके में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है ताकि मुसलमान पानी भी पीने ना पाए पूरा। मैं इस बात पे पहुंचा हूं कि मैं मानकुर शिवाजी नगर का एमएलए हूं। जब मैं एमएलए नहीं था तो सड़क के एक तरफ जहां आबादी माइनॉरिटी की थी वहां पानी नहीं आता था। लोग पानी लाने के लिए कई किलोमीटर लाते थे और दूसरी तरफ पानी पूरा आता था। यही चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि डंपिंग पूरे देश का कचरा मुंबई में मेरे इलाके में आता है, जो माइनॉरिटी का सबसे बड़ा इलाका मुंबई में है। और ये हुआ है कि वहाँ एक एनजीओ की रिपोर्ट आई है कि लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स है सिर्फ डंपिंग की वजह से। और हमने असेंबली में कितनी बार उठाया, चाहे फडणवीस सरकार रही हो, चाहे अशोक चौहान की सरकार रही हो, चाहे आज शिवसेना की सरकार हो, सारी सरकारों के पास हम लोगों ने एक बार नहीं 50 बार हाउस में इस इशू को उठाया, आज तक नहीं हो। वही चीज़ यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी मुस्लिम इलाके में डंपिंग ग्राउंड है और डंपिंग ग्राउंड जो है उसकी वजह से वहाँ पे जो है कहते हैं पानी पीने लायक, इस्तेमाल करने लायक भी नहीं पानी वहाँ का है। ये रिपोर्ट कारपोरेशन की है। लोग मर रहे हैं, इंक्वायरी करते हो टीबी के मरीज ज़्यादा हैं, सांस जो अपना दमा के मरीज़ हैं, कैंसर बढ़ रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। लेकिन जानबूझ करके एक समुदाय के खिलाफ ये हो रहा। मैं मांग करता हूँ सरकार से, नहीं तो मैं हाउस के अंदर इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाने वाला हूँ कि डंपिंग को ऐसे इलाके में भेजा जाए जहाँ दूर दूर तक कोई पॉपुलेशन ना हो, वहाँ भेजना चाहिए। मगर ये लोग ये बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे इलाके में डंपिंग डाल देंगे आप, हमारे इलाके में पुलिस स्टेशन बना देंगे, हमारे इलाके में कॉलेज नहीं बनाएंगे। आज जो है हालत ये है कि बच्चे MPSC की तैयारी, ISI, IPS की तैयारी करना चाहते हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको लाइब्रेरी चाहिए अच्छी। लाइब्रेरी में कितना खर्च होता है, क्या होता है। लेकिन जानबूझकर आप एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो और सारा डेवलपमेंट, मैं घुसा अंदर, क्या अच्छी सड़कें यहाँ दिख रही हैं मुझे, लेकिन माइनॉरिटी इलाके में जाता हूँ तो सब गंदगी दिख रही है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक अत्याचार हो रहा है। हमारी मांग है ये कि जी डेवलपमेंट बराबर होना चाहिए और माइनॉरिटी इलाके में भी पार्क बनाइए, वहाँ भी लोगों को ऑक्सीजन मिले, वहाँ भी औरतें बुर्का पहनती हैं, वहाँ भी अंदर चलने के लिए उनको जो है वॉकिंग ट्रैक बनना चाहिए। बच्चे हॉकी के बहुत शौकीन हैं, वो बनना चाहिए। मगर परंतु जब मैं मालूम करता हूँ वो माइनॉरिटी इलाके में इन चीज़ों की बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। मैं आपके माध्यम से शिंदे साहब से, फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आप ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है दोगलापन, उसको दूर करिए, इसको बनाइए जल्द से जल्द। जो MLA MP चुन के आते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सबके पास जाते हैं, सबसे वोट मांगते हैं, लेकिन चुन के आने के बाद माइनॉरिटी इलाके में डेवलपमेंट का फंड लगाने को तैयार नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं। सफाई का भी वही हालत है। सफाई भी एक इलाके में, पश्चिमी इलाका में जाकर देखिए, सफाई बिल्कुल नहीं हो रही वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने इसको असेंबली में पिछली बार उठाया हुआ था, जो ग्रीन बेल्ट है, उन ग्रीन बेल्ट को वो अपना प्लॉटिंग करके उसको बेचा जा रहा है, बगैर उसको
कॉमर्शियल किए हुए, बगैर एलो किए हुए बेचा जा रहा है। और जब उस पर लोग उसको खरीद लेते हैं लालच में घर बनाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि कभी भी उसको तोड़ा जा सकता है। तो ये बिल्कुल से ये बंद होना चाहिए। और ऑफिशियली उसको जब तक कॉमर्शियल नहीं हो जाता, जब तक एलो नहीं हो जाता, उस तक बेचने का बिल्कुल परमिशन नहीं मिलना चाहिए और उस पर रोक लगना चाहिए। मेरी सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि ये जो इलीगलिटी हो रही है ना, इसको बिल्कुल रोका जाए। अभी साथ एक बिल्डिंग गिर गई, 7 माले की बिल्डिंग थी, वो नहीं 3 माले की बिल्डिंग थी, 7 बार बोलते नोटिस दी गई और उसका एक या 2 फ्लोर कुछ टूटा, उसका पूरा मलबा ऊपर था और बिल्डिंग पुरानी थी, बिल्डिंग 5 लोग मर गए उसमें। अफसोस की बात है कि इस तरह से लोग मर रहे हैं लापरवाही से। जिसकी लापरवाही उस पर सख्त सजा होना चाहिए, उन पर 302 का केस होना चाहिए। और मेरी मांग है, जिस तरह से मांग की गई कि उनको प्लॉट दे करके उनके जो लोग हैं उनको नौकरी मिले, उनको सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपया कंपनसेशन मांगा गया है, कंपनसेशन मांगा जाए। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से कुछ उनको मदद करूंगा, मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ आज ज़रूर करूँगा उनको मैं मदद। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग जो हैं पूरे इसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं और इन चीज़ों को उठाएंगे। एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ की एमपी जो है ना आजकल बहुत ही टीवी पर नज़र आती हैं, उनको बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जिहाद, पता नहीं उन्होंने क्या किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन लफ्ज़ जिहाद बहुत, जिहाद लफ्ज़ जो है ना बहुत ही रिस्पेक्टेड है, बहुत ही लफ्ज़ अच्छा है, अच्छा लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना, ये लफ्ज़ जिहाद। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ सरकार को कि लफ्ज़ जिहाद नाम को ख़त्म कीजिए। जब एक बार आप लोगों ने लफ्ज़ जिहाद की बात किया और केरल में एनआईए ने इंक्वायरी कर लिया और कहा कि आज तक लफ्ज़ जिहाद नाम की कोई भी तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, आज कोई नई बात नहीं है, इस देश में हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से शादी करते आए हैं। जब संविधान ये कहता है कि 18 साल की उम्र के बाद आदमी जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है। अब ये कानून बन गया जो हमारे देश के समझते हैं कि हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है कि एक 18 साल की उम्र से ज़्यादा की लड़की, 18 साल से उम्र से ज़्यादा का लड़का बगैर शादी के एक साथ रह सकते हैं। सारे रिश्ते वही कर सकते हैं जो हस्बैंड और वाइफ करती है और उस पर कोई रोक नहीं। एक लड़का लड़के के साथ रह सकता है, आज़ादी, आज़ादी का ये मतलब। एक तरफ ये आज़ादी दे दिया आपने, दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से शादी करता है या मुस्लिम हिंदू से शादी करता है, जब हिंदू लड़का मुस्लिम करता है तो तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तो जो है पता नहीं कितने 100 जोड़े जो है मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, बेटी बचाओ बहू नाम से लाकर उनका धर्म परिवर्तन करेंगे और जो लड़का, हिंदू लड़का जो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसको 2 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। ये संगठन ने ऐलान किया है। मुझे पूरे भारतवर्ष से बता दे कोई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बता दे कि कोई भी मुस्लिम संगठन ने आज तक ये ऐलान किया हो। आज तक मुस्लिम संगठन ने, आज तक मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी कोई संगठन नहीं, अगर कोई माई का लाल ये संगठन दिखा देवे कि हिंदुस्तान में संगठन है और लड़कों को पैसे देकर भेजा जाता है कि जाओ दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ शादी करो, मैं जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ और आज ही राजनीति से रिजाइन करने को तैयार हूँ। ये इस देश की जो एकता है, भाईचारगी को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए ना, जब से कहते हैं ना कि 70-75 साल हुआ और अभी ये 14 देश को आज़ाद हुए और अभी इनको 8 साल हुआ है, 10 साल पूरा नहीं हुआ, छोटी हांडी में जल्दी उबाल आ गया। आपको आप सब्र नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप सरकार क्या मिल गई, आप अपने जो चाहे कर रहे हैं। आप इस तरह से रोजाना हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाई जा रही है। कहीं मस्जिद के सामने अब एक नया रवाज निकला है कि भाई जब त्यौहार आता है तो खुशी मनाई जाती है, चाहे होली का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे ईद का हो, चाहे बकरीद का हो, कोई भी त्यौहार होता है, एक दूसरे से गले मिल के मुबारकबाद दी जाती है, भाईचारगी होती है, उसमें सब मिलते हैं साथ में। लेकिन ये क्या हो रहा है कि अब जब त्यौहार आता है ना तो बड़े बड़े डीजे लेकर के मस्जिद के सामने खड़े हो जाना और वहाँ जोर जोर से डीजे बजाना, और जब अजान होती है तो लोग मना करते हैं भाई ज़रा डीजे स्लो कर दो, तो कहते हैं नहीं आप अपनी अजान ही बंद कर दो, हम डीजे नहीं बंद करेंगे। ये क्या तरीका है देश में? ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और उसके बाद अभी सुल्तानपुर में डीजे बजाया गया, एक पुलिस वाला आया माइक लेकर कहता है कि एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा। पुलिस वाला कह रहा है कि चुन चुन के मारा जाएगा। और हम जो है उसके बाद मस्जिद में घुस करके चटाई जला दिया, मस्जिद के गुंबद पर जा करके वो अपना झंडा लगा दिया गेरुए रंग का, और हर हर महादेव न जाने कौन नारे। क्या तरीका है ये भाई? मस्जिद में अजान हो, नमाज पढ़ें, मंदिर में पूजा हो, लोग भारतवर्ष में एक साथ रहें, ये हमारे देश की वो है, अपना कल्चर देश का है। लेकिन अब 2014 के बाद
ये सारी चीज़ें बिल्कुल से देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। लव जिहाद की जात, ये जो यहाँ की MP हैं उन्होंने बीच में उठाया था, मैं देख रहा था कि कोई मुस्लिम लड़का कोई हिंदू लड़की के साथ कहीं चला गया, क्या लव जिहाद। लेकिन बाद में वो लड़की आई, बोली मैं अपनी मर्जी से गई थी, तो मुंह पे कालिख लगा ऐसे लोगों के। इस तरह से अभी अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है और दोनों एग्री हैं, राजी भी हैं, दोनों की मर्जी से, दोनों की एज भी 18 से ऊपर है, उसके बाद भी ये जो संगठन के लोग RSS वाले, बजरंग दल वाले, ये जाते हैं लड़कियों के घर पर, उनके माँ बाप को प्रेसाइज करते हैं, लड़की को ज़बरदस्ती बुलाकर उसे कहलाते हैं कि नहीं इसने ज़बरदस्ती मुझे हिंदू बन के शादी किया। ये झूठ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये अमरावती में या कहाँ हुआ था बीच में कि धारनी में वो जो है लड़की BA पढ़ी लिखी, लड़का बहुत कम पढ़ा, एम्बुलेंस का ड्राइवर शायद था लड़का, और लड़की BA पढ़ी लिखी। जब शादी हुई, जब निकाह करने गया, नाम नहीं देखा उसने, किसका नाम है जो है, नाम देखा उसने, फिर क्यों शादी करी उसने? इसका मतलब है कि जानबूझ के शादी हुई। बाद में लोग इसको जो है ना एक ज़बरदस्ती का लव जिहाद का नाम दे करके आपस में लड़ाई करवाते हैं। अभी मैं परसों अखबार पढ़ रहा था, बम्बई में, बिहार में, जरूरत नहीं इसकी, बिहार का एक किस्सा पढ़ रहा था मैं। एक कोई लड़का मुस्लिम, उसने कोई हिंदू लड़की से शादी किया, दोस्ती थी उसकी, और शादी करके कलकत्ता चला गया लेकर रहने के लिए। छठ पूजा आई ना, 4 साल पहले की बात है, छठ पूजा आई ना भी, तो उसने बाप ने फ़ोन किया लड़की को, तुम बेटा घर पे आ जाओ, पूजा है यहाँ पर। तो उसे हस्बैंड ने बोला जाओ तुम, चले, छोड़ दिया उसको, आ गई वो। बाप ने कहा कि अपने हस्बैंड को बुलाओ, उसको नहीं और शादी इसके पीछे क्या है। हस्बैंड भी बुलाया गया, आने के बाद उसको इतना मारा, मार के उसकी आँख निकाल लिया और उसको मार दिया। किस लिए? कि वो हिंदू, या वो जो है मुस्लिम ने हिंदू शादी कैसे किया। अभी मुंबई में 2 केस अभी आज का है। एक 14 साल की लड़की, मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़का लेकर चला गया। अभी कौन सा लव जिहाद है ये? इसका नाम क्यों उठाते आप? ये लव जिहाद नहीं है क्या? ये किसने किया ये? लेकिन कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई मुसलमान नहीं चिल्ला रहा है। लड़की गई, मुकदमा करेंगे जो कानून का होगा। 2 बम्बई में अभी आज लेटेस्ट 2 केस है। माइनर, मतलब लड़की अडल्ट नहीं है, माइनर लड़की है, लड़का एडल्ट है, और लड़की को लेकर चला गया, अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो ये देश में रोज ही हो रहा है और कोई नई बात नहीं है। कितने हिंदुओं ने मुसलमानों से शादी किया। राज बब्बर की शादी नादरा से हुई है, वो मुस्लिम है। इनकी शादी, अपना दिलीप कुमार की शादी मुस्लिम से हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस की शादी मुस्लिम से हुई थी। कौन चिल्ला रहा है भाई? जिसकी मर्जी हो, जो कानून है, कानून के मुताबिक आदमी कर रहा है। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश में मुस्लिम और हिंदू भाईचारगी को तोड़ने के लिए ये कह रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपस में अगर ये होगा ना, तो ये देश कमज़ोर हो जाएगा। ये इन चीज़ों को लेकर के आज बहुत हालत ख़राब है। और देश में दूसरी तरफ लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोग जो है देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। सारी कंपनियां बिक रही हैं। देखिए अभी आप, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स बिक गया, 6 लाख करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेची जा रही है। दूसरी तरफ प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड बिक गया, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बिक गया, पवन हंस जो हवाई जहाज बनाता था वो कंपनी बेच दी गई, LIC बेच दी गई, VNR कंपनी लिमिटेड बेच दी गई, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बिक गई, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया बिक गई, इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी गवर्नमेंट की बिक गई, एलन स्टील प्लांट बिक गया, भदावती स्टील प्लांट बिक गया। यानी मेरे पास लिस्टें हैं, सारी कंपनियां बिक गई। नौकरी कहां से मिलेगी? लोग सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, जो सरकारी नौकरियां हैं वो कंपनी में जा रही है। 4 गुजराती लोग हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहा है। एक तुम्हारे होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री साहब, दूसरी तरफ अदानी और अंबानी। क्या करने वाले हैं? देश को लोग बर्बाद कर रहे हैं, देश को पूरा। स्टेशन बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सीपोर्ट बिक गया, LIC बिक गई। और मैं यहाँ के उन भाइयों से निवेदन करने आया हूँ जो बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, जिनका रिजर्वेशन है उनका रिजर्वेशन बैक डोर से खत्म किया जा रहा है। इनकी हिम्मत नहीं सामने बोलने की, लेकिन ये एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ हो तो 1% मुसलमान एयर इंडिया में है, 1%। 99% मेरे इस मुल्क के दूसरे भाई हैं। नौकरी किसकी जाएगी? इनकी जाएगी। मुंबई में 150 एकड़ जमीन वाकोला में, जहां पर एयर इंडिया के लोग रहते थे, खाली करा के उसको फ्लैट बनाया जा रहा है। खाली हो गया, घर नहीं मिलेगा। एयर इंडिया बिक गई। अब तो नौकरियां जो है, अब जो लोग 8 घंटे नौकरी करके रिजर्व जो है परमानेंट नौकरी पे अच्छी तनख्वाह पाते थे, वो 12 घंटे नौकरी करेंगे और परमानेंट भी नहीं होंगे, और वो लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे। सोए हुए हैं लोग।
ट्रेन बिक रही है, अदानी ट्रेन भी खरीद रहा है। जो ट्रेन में नया होगा, अभी मैं गया था यूपी में, बस्ती, गोंडा, इन स्टेशनों पे काम करने वाले बीए और एमए पढ़े लड़के पीएचडी किए हुए 8,000 में काम कर रहे हैं, ओनली 8,000 रुपीज में। क्या होगा देश में? सरकारी नौकरियां जहां थी वो खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर 8,000 और 10,000 12,000 में नौकरी करेंगे लोग, तो देश चलेगा कैसे? लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बड़ी कंपनियां ढूंढ रहे हैं और कंपनियां बिक रही हैं। इसलिए हम कहने आए हैं कि दोस्तों, हम लोग जो है ना इस देश के संविधान को बचाएं। हमारे जो सरकार दिल्ली में बैठी है एक नया संविधान लिख रही है, वो संविधान जो होगा ना वो हिंदुत्व पे होगा इस देश का। और यह याद रखिए कि अगर एक ही लफ्ज जुड़ गया संविधान के अंदर तो देश पूरा चरमरा उठेगा। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो लोग मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद कह के यहाँ रहे थे, इसलिए कि ये देश सेकुलर होगा, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह से रहेंगे। लेकिन आज जो सरकारें हैं ना वो बिल्कुल से सबको अलग अलग करके बर्बाद कर रही हैं। तो मैं ये चीज़ें लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में कि जो भारतवर्ष की जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया तो एक भी नहीं, बेच दिया सब। एजुकेशन में जितना खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, नहीं खुल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? कंपनी बेचो। और उसके बाद एक और नई चीज़ शुरू हुई है कि पैसे से एमएलए खरीद दो, ईडी से डरा दो, सीबीआई से डरा दो। यही तो हुआ ना अभी। जो शिवसेना के लोग थे वो थक गए, रोज ईडी, रोज वो बोला चलो भाई तोड़ दो पार्टी, इधर चले गए। तो ये हो रहा है। गोवा में 8 को तोड़ लिया, जिन्होंने कसम खाई थी, गीता पे ले कसम खाई थी, वो भी टूट गए। पैसा। और ये कानून बनना चाहिए देश में पत्रकार भाइयों कि जो जिस पार्टी से चुन कर आता है, चाहे 1 हो या 100 हो, जो पार्टी उसको झंडा देती है, जो पार्टी उसको उसके लिए काम करती है, उसको नाम देती है, चुनकर लाती है, उसी पार्टी में रहना चाहिए। हाँ, जिस दिन उनको लगे ये पार्टी मेरे लिए अच्छी नहीं है, मर्द की तरह जाओ और रिजाइन करो कि भाई मैं आपकी पार्टी से चुनकर आया था, मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ, अब मैं फिर से चुन कर आऊँगा दूसरी पार्टी के साथ। तब समझिए ये बात। या आप चुनकर वहाँ से आए, कल तक जिंदाबाद, आज मुर्दाबाद। ये क्या है? ये सब जो है पैसे के जोर पे हो रहा है। ये देश में बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात, एक और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ मैं, हम देख रहे हैं कि कोई भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर कुछ भी बोल देता है, जो चाहो बोल दो। निपुण शर्मा ने रसूलुल्लाह के खिलाफ बोल दिया। उसके बाद जो है किसी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले पर काली पोत दिया, किसी ने गांधी जी को गाली दे दिया, किसी ने गांधी जी के पुतले पर गोली मार के दिखाया कि हम जो है नाथूराम गोडसे के हैं। मेरी मांग है कि अगर देश में शांति करना है, अगर देश में जो 80% झगड़े हो रहे हैं तो वो झगड़े हो रहे हैं सिर्फ ये जो है ना एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे। कोई देवी देवता को गलत बोल दे रहा है, कोई जो है मूर्ति पे थूक दे रहा है, कोई बाला साहब ठाकरे की पत्नी के ऊपर कहीं काली पुता नजर आ रहा है। आज ये कानून बन जाना चाहिए, यदि किसी ने किसी धर्म के खिलाफ, किसी धार्मिक किताब के खिलाफ, किसी धार्मिक नेता के खिलाफ, या किसी हमारे बड़े नेता जैसे गांधी जी हो गए, डॉक्टर अंबेडकर साहब हो गए, इन लोगों के खिलाफ कोई एक भी अपशब्द बोले, ऐसे लोगों को टेररिज्म के कानून में, यूएपीए के कानून जैसे में बंद करना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ इस देश का 80% झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये बंद होना चाहिए। और जो है ये जिस तरह से धर्म संसद करके बोल दिया 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे, ये सब क्या है? अभी यहाँ पे भी एक टेलर को लोगों ने मार दिया था वहाँ उदयपुर में। क्यों मार दिया उसको? इसलिए कि उसने निपुण शर्मा का कुछ तारीफ कर दिया था। ये टाइम आने भी क्यों पाए? ये टाइम आने ही नहीं चाहिए। बेचारा टेलर तो मर गया, जज्बात में उसने वैसा काम कर दिया, वो जिंदगी भर जेल में गया और टेलर मर गया। कानून बना दो कि कोई व्यक्ति इस तरह की बात करने ना पाए। अगर ये कानून बन जाएगा पत्रकार भाइयों, मैं समझता हूँ देश से बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। यही सब कहने आपके बीच में आया था। किसानों की हालत बहुत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अंग्रेजों के जब अंग्रेज आए थे इस देश में ना, तो इस देश की जीडीपी 27.27% थी। 27% मुगलों के राज में। असलियत देख लो, उठा के रिकॉर्ड पढ़ लो। और जब अंग्रेज गया तो 3% जीडीपी आ गई थी। किसानों पर अंग्रेजों ने जो है ना, जब मुगलों ने 10% टैक्स लगाया था किसानों पे, अंग्रेजों ने 40% लगा दिया और कह दिया कि फसल हम जो कहेंगे वो तुम फसल बोओगे, तुम हमारी मर्जी से जितना हम दाम तय करेंगे उतने बेचोगे। ये कानून। और आज फिर अदानी और अंबानी के लिए किसानों को भी तकलीफ दी जा रही है और किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। आइए हम सब मिल करके इस देश को बचाएं
और इस देश में भाईचारगी बढ़ाएं, ये हमारा मैसेज है। इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनसीपी के जो एमएलए है जितेंद्र आवाज, इनके ऊपर आज राजभवन से फिर से 354 का गुना दाखिल हुआ, तो उन्होंने सीधा कहा है कि मैं राजीनामा देता हूँ, ऐसा मुझे सहन नहीं होता है। तो क्या लगता है? नौटंकी है ये, सिर्फ नौटंकी है। राजीनामा किसको दिया उन्होंने? अगर राजीनामा देना है जितेंद्र भाई, तो आप बहुत नाराज़ हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आप ये राजीनामा ले जा करके आप दे दीजिए स्पीकर को। और दिखाना है, मीडिया में रहना है, तो फिर आप चिल्लाइए और अपने नेता को दे दीजिए। वो कहेगा नहीं नहीं सर आप मत करो, रिजाइन मत करो, रिजाइन मत करो। देखिए, कानून अपना काम करना चाहिए, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। अगर गलत कानून है उसके खिलाफ आवाज़ शरद पवार साहब को बोलना चाहिए कि गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। कर अभी मैं पूछूं कि मुंबई में नवाब मलिक और संजय पाटिल का झगड़ा हुआ, गोली चली, 307 हुआ, 3-4 दिन में 307 खत्म हो गया, कोई पकड़ा नहीं गया। मालेगांव में त्रिपुरा के बाद जैसे यहाँ हुआ था, वहाँ भी वो हुआ, 60 लोग पकड़े गए 307 में, कोई गोली नहीं चली, कोई पत्थर नहीं, किसी को नहीं लगा, किसी को लगा भी हो तो पैर के नीचे लगा है। क्या लगा है? 307। 11 महीने में लोग छूट कर आए। मैं पूछूं पवार साहब, आप बहुत बड़े नेता हैं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आप बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन जब मुंबई में 307 आपके कार्यकर्ताओं पे हुआ तो आपने 4 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन मालेगांव में मुसलमानों पे आपकी सरकार, आपका होम मिनिस्टर, और एक ही आदमी पर 4-4 पुलिस स्टेशन में सेम केस, और 1-1 साल 11 महीने तक जमानत नहीं। ये नाइंसाफी क्यों माइनॉरिटीज का हो रही है? लेकिन जो कंप्लेंट की वो महिला ने, वो लेकिन भाजपा की है। मुझे नहीं मालूम भाई किसकी है। मैं कानून अपना काम करना चाहिए, मेरा बोलना है कानून अपना काम करना चाहिए। ये रिजाइन करके अपने आप को मीडिया में लाने की जरूरत है। लड़िए, हम लोग लड़ रहे हैं। हम यहाँ भी बहुत लोगों पे केसेस हुए थे, एक आदमी 3 पुलिस स्टेशन में हुआ था। कितना हुआ? किसने मदद किया? आपको क्या लगता है कि पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो अमरावती जिले में 2 समाज में जो तेज निर्माण हो रहा है, ये महाराष्ट्र में कहीं नहीं हुआ जितना अमरावती फोकस हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है अमरावती फोकस आजकल। ये सब राजनीतिक लड़ाई है, सब राजनीति। आपको क्या दिखता है, क्यों अमरावती क्यों ये हो रहा है? अमरावती में ऐसे लोग आ गए हैं जो है अपने आप को किसी तरह से भी मीडिया में रखने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। जब अमरावती के एमपी ने लव जिहाद के नाम पर एक गलत चीज़ किया, तो ऐसी चीज़ें ला के अपने को सिर्फ मीडिया में रहना है। आप लोग छापना बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। टीवी पे मत दिखाओ उनको, अखबार में मत छापो, कुछ नहीं होगा। आजमी साहब, दलित मुस्लिमों के खिलाफ भाजपा की राजनीति है, आप सब जानते हैं। इसके बावजूद भी जो एमआईएम है, जब से भी एमआईएम लड़ती है तो एमआईएम इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद करती है। आपको ऐसा लगता नहीं है? महाराष्ट्र में हाल में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, एमआईएम भी और वंचित भी, इनकी वजह से भाजपा को फायदा मिला। तो क्या आपको लगता है दोनों पार्टियां जो है ये अंदर से भाजपा के साथ मिली हुई है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग झूठे हैं उनका तो एतबार नहीं कर सकते। एमआईएम के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं उस्मानिया अस्पताल में गया और वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ, तो लोग ब्लड ढूंढ रहे थे। बोलो O2 किसके पास ब्लड है? मैंने कहा, उसने कहा मेरे पास है। मैं बेड पर सोया और मैंने 1 बॉटल खून दिया, फिर मैं बॉटल लेकर भागा वार्ड के अंदर, जहाँ वार्ड चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ाया, फिर मैं आया, फिर सोया, फिर गया, फिर आया, फिर सोया, 15 बॉटल मैंने खून दिया। कोई दे नहीं सकता है, झूठे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर ये लोग जा करके भाषण ऐसा नहीं किए होते तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई होती। इनको हम बैठते हैं ना असेंबली में, हमको मालूम है क्या होता है, हमको असलियत हम जानते हैं। ये लोग जो है ना कड़क भाषण करके हमारे नॉन मुस्लिम को जोश दिलाते हैं, उनको पोलराइज करते हैं, और जिससे बीजेपी का फायदा होता है। अभी सब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की महाराष्ट्र में आई है, तो आपको ऐसा लगता है भारत जोड़ो यात्रा से महाराष्ट्र में कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, देखिए, बच्ची कुची कांग्रेस महाराष्ट्र में तो है ही है, और कहाँ है? कुछ जगह बची है जहाँ कांग्रेस से थोड़ा बची हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस की थोड़ा शक्ति बढ़े, क्योंकि आज नेशनल लेवल पर बीजेपी से लड़ने वाली कोई पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में या सोनिया जी के नेतृत्व में, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रही, घटती जा रही है। यूपी में कांग्रेस के 2 एमएलए चुन के आए। बिहार में क्या हालत है? हिंदी बेल्ट में ये ख़त्म होते जा रहे हैं।
तो ये कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी थी वो बहुत छोटी पार्टी हो गई है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा से पब्लिक तो बहुत नज़र आ रही है। हम सब चाहते हैं कि भाई बीजेपी से लड़ने की ताकत इनको बढ़े। भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा ने सब लोगों को इनवाइट किया। हाँ। क्या आपको भी उन्होंने इनवाइट किया? मैं बहुत छोटी पार्टी यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं इन्वाइट किया। मुझसे सिर्फ जब मकसद रहता है तो बुला के काम लेते हैं। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर हाँ, जब एमआईएम जो है नए सिरे से भी कल उन्होंने एक मीटिंग ली है मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में। देखिए ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी की क्या? देखिए ऐसा है ना कि उस पर चिल्ला का फायदा ही नहीं है भाई। हम उस पर जो है जब कांग्रेस ने लाया था तो सबसे पहले कांग्रेस और एनसीपी का दोगलापन, उनको हाउस के अंदर एक वो बुलाना चाहिए था, स्पेशल एक हाउस बुलाना चाहिए था एमएलएस का, और बुला करके कानून बनाना चाहिए था, जीआर बनाना चाहिए था। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने जब टाइम ख़त्म हो रहा था तो उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया कि हम 16% जो है मराठा, 5% मुस्लिम को एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन का ऐलान करते हैं। खाली ऐलान करने से थोड़ा कुछ होता है। स्पेशल जब जीएसटी के लिए स्पेशल हाउस बुलाया जा सकता है तो इतने बड़े इशू क्यों नहीं बुलाया जा सकता था? उसके बाद कोई कोर्ट चला गया, कोर्ट में ये कहा गया कि इनको, हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को 5% एजुकेशन में फ़ौरन दे देना चाहिए, नौकरी में अभी उस पर बहस बाकी है। उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी तो देने को तैयार नहीं। 5 साल तक कांग्रेस और एनसीपी के लोग बार बार हाउस में चिल्लाते रहे कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, ये 5% रिजर्वेशन नहीं दे रही है। फडणवीस बोलते थे कानून में बैठता नहीं। हमने कहा फडणवीस साहब, जज साहब कह रहे हैं बैठता है और आप कहते हो नहीं बैठता, किसकी बात माने हम? 5 साल खत्म हो गया, अब सरकार आ गई कांग्रेस और एनसीपी की। हमने कहा भाई आप करो, दो। नहीं दे रहे थे तो मैंने एक क्वेश्चन डाला, क्वेश्चन पे मेरा जवाब मेरा ये कि भाई आप 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को कब देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर जब जवाब देना हुआ तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर नवाब मलिक खड़े हुए, ऑन रिकॉर्ड है ये। उन्होंने कहा कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को, 16% जो है इनको मराठों को दे ही नहीं सकते कानून से। तो हमने कहा आपने कहा आपने तो लाए थे इस बात को, तो क्या आप उसको पढ़े लिखे नहीं थे क्या? आप पास कोई सेक्रेटरी नहीं था क्या? इन्होंने कहा नहीं दे सकते जब तक पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट नहीं हो जाता। अब मुझे लगता है कुछ अमेंडमेंट हुआ है। 10% पसमानदा लोगों को, जो समाज के दबे कुचले हैं बगैर जात धर्म के, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अब इस पर कानून से पता लगाना चाहिए क्या हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी भी बीजेपी शिवसेना की तरह से देना नहीं चाहती, ये हम ओपन बोल रहे हैं आपको। अबू साहब, आने वाले विधानसभा अधिवेशन में अमरावती के जो विधायक है प्रवीण पुरे, जो माननीय मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की मांग की उन्होंने, क्या कहेंगे? वो तो भारतवर्ष के संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को अगर ये लाना है उनको तो ये सब भी लाए कानून, वो कि इस देश के अंदर 18 साल के बाद कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। इस देश में लिविंग रिलेशन के नाम पर आज़ादी ख़त्म होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये कानून की बात जो करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ टीवी पे ला करके पोलराइज करने के लिए करना चाहते हैं, और कोई मतलब इसका नहीं होता है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी हर उस पार्टी के साथ खड़ी होगी जो पार्टी इस देश के अंदर सेकुलरिज्म को झंडा लेगी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को मानेगी। हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जो लोग उस कानून के धज्जियां उड़ाते हैं, जो गांधी जी के कातिल को की मूर्ति बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हमारे पास जितनी ताकत हम लगाएंगे।